हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे सालुव वंश के बारे में। सालुव वंश विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश है। ठीक है, इससे पहले हमने आपसे बात करी थी संगम वंश के बारे में। हमने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था: संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश एवं अराविडु वंश। संगम वंश को हम डिस्कस कर चुके हैं। सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश को हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सालुव वंश के संस्थापक नरसिंह सालुव थे। 1485 ईस्वी में संगम वंश को समाप्त कर विजयनगर साम्राज्य पर सालुव वंश की स्थापना की थी नरसिंह सालुव ने। नरसिंह सालुव शासक बनने से पहले चंद्रगिरी का सामंत था। कौन? नरसिंह सालुव। इसने अपने अल्पायु पुत्र इम्माडी नरसिंह देव द्वितीय को शासक बनाया था और नरसा नामक व्यक्ति को इसका संरक्षक बनाया था। किसका? अपने पुत्र इम्माडी नरसिंह का। ठीक है, 1505 में नरसा नायक ने नरसिंह सालुव के पुत्र इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठा। कौन? नरसा नायक। 1505 ईस्वी में। इनके समय की एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1498 ईस्वी में गुजराती यात्री अब्दुल मानिक की सहायता से पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा आया था। तो ये याद रखिएगा, नरसिंह सालुव के समय पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए, 1505 ईस्वी में जो तुलुव वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हैं, इन्होंने नरसा नायक की हत्या कर दी और नरसा नायक की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य पर तुलुव वंश की नींव डाली। किसने? वीर नरसिंह ने। 1505 से लेकर 1509 तक इसने शासन किया। किसने? इसी वीर नरसिंह ने। बहुत छोटा शासनकाल रहा वीर नरसिंह का। 1509 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका उत्तराधिकारी बनता है कृष्णदेवराय। 1509 से लेकर 1529 तक कृष्णदेवराय का शासनकाल है। संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक है। कौन? कृष्णदेव राय। इसकी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। महान विद्वान और विद्या प्रेमी होने के कारण कृष्णदेव राय को अभिनव भोज, आंध्र भोज एवं आंध्र पितामह जैसी उपाधियां दी गई थी। ठीक है, उत्कृष्ट कवि और लेखक भी था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। इसका जो शासनकाल है वो साहित्य का क्लासिकल युग और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका? कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के 8 महान विद्वानों एवं कवियों को संरक्षण दिया था, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कौन थे? ये तेलुगु के 8 विद्वान थे। ठीक है, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कौन कौन थे? अल्लासानी पिड्डाना थे पहले, जो कि सर्वोच्च कवि थे। इन्हें आंध्र कविता का पितामह या जनक भी कहा जाता है। दूसरे थे तेनालीराम। तेनालीराम को वास्तविक रूप से इनका जो नाम था वो रामलिंगम था। ठीक है, कृष्णदेव राय के सबसे बुद्धिमान सलाहकार माने जाते हैं तेनालीराम। इन्हें विजयनगर का चाणक्य भी कहा जाता था। इनका एक ग्रंथ था पांडुरंग महात्म्य। किसका? तेनालीराम का। तीसरे हैं नंदी तिम्मन। ठीक है, नंदी तिम्मन तीसरे विद्वान हैं। चौथे विद्वान है भट्ट मूर्ति। 5वें विद्वान है धूर्जटी। 6वें विद्वान है अचल राजू रामचंद्र। 7वें विद्वान थे मदयगिरी मल्लन और 8वें विद्वान थे पिंगली सूरन। ठीक है, तो ये अष्टदिग्गज थे जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में विजयनगर में भटकल किले के निर्माण की अनुमति दी थी। पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क ने फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्टमंडल भेजा था कृष्णदेव राय के दरबार में। इस व्यापारिक शिष्टमंडल को कृष्णदेव राय ने भटकल किले के निर्माण की अनुमति दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य के समीप ही अपनी माता नागला देवी के नाम पर नांगलपुर नामक नवीन नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय के दरबार में 2 पुर्तगाली आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, तो ये याद रखिएगा।
कौन कौन से थे? वो 2 पुर्तगाली, एक थे डुआर्ट बारबोसा और दूसरे थे डोमिंगो पायस। ठीक है, डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस ये पुर्तगाली यात्री थे और कृष्णदेव राय के दरबार में ये आए थे। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय के राजगुरु का नाम व्यासराज है। ठीक है, व्यासराज कौन थे? कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय ने अपने 21 वर्ष के शासन काल में 14 युद्ध लड़े थे और सभी में विजित भी रहे थे। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अब देखते हैं इनके स्थापत्य के बारे में। किसके? कृष्णदेव राय के। ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने। द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर को संगीतमय स्तंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक है, यहाँ 56 स्तंभ हैं जिन्हें थपथपाने पर संगीत के 7 स्वरों की ध्वनि निकलती है। इन स्तंभों को ही संगीतमय स्तंभ कहा जाता है। तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में होता है, जिसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। तालीकोटा युद्ध के बाद इन स्तंभों में आग लगा दी गई थी। किसके द्वारा? दक्कन के सुल्तानों के द्वारा, जिनको हम बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला है हजारा राम मंदिर, जो कि कहाँ पे है? हम्पी में है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, हजारा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। कब करवाया था? तो 15वीं शताब्दी में करवाया था। द्रविड़ शैली में निर्मित है हजारा राम मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित है ये, और यहाँ पर गरुड़ की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। इसके प्रवेश द्वार और दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण हैं। किसके? हजारा राम मंदिर के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये विट्ठल स्वामी मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। कौन सा? हजारा राम मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने अपने पुत्र तिरुमल देव राय के वियोग में 1529 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए। इनका जो उत्तराधिकारी बनता है कृष्णदेव राय का, वो बनता है अच्युत देव राय। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्युत देव राय का जो समय होता है वो होता है 1529 से लेकर के 1542 ईस्वी। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इसके शासनकाल में जो वास्तविक शक्तियां हैं वो इसके जमाता राम राय और इसके साले तिरुमल के हाथों में थी। किसके? अच्युत देव राय के समय। ठीक है, इसने महामंडलेश्वर नामक एक नया पद सृजित किया था। इसके समय में पुर्तगाली यात्री नुनी जो है वो भारत आया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुर्तगालियों ने इस पर आक्रमण किया था और आक्रमण करके तूतीकोरिन का मोती नामक एक क्षेत्र जो है वो इनसे छीन लिया था। ठीक है, अगले शासक हैं सदाशिव राय। इनका समय है 1542 से लेकर के 1570 ईस्वी। तो ये नाम मात्र का ही शासक था। इसके समय में समस्त शक्तियां महामंडलेश्वर राम राय के हाथों में थी। ठीक है, महामंडलेश्वर कौन होता था? ये सर्वोच्च मंत्री होता था और उस समय कौन था? वो राम राय था। राम राय प्रथम व्यक्ति था जिसने दक्कन के सुल्तानों की सक्रिय राजनीति में भाग लिया। राम राय ने पुर्तगालियों से समझौता कर दक्कन के सुल्तानों को घोड़े देने से मना कर दिया था। राम राय ने विजयनगर की सेना में भारी मात्रा में तुर्की सैनिकों की नियुक्ति की थी। इसी वजह से राम राय की बढ़ती हुई शक्ति से प्रभावित होकर के दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर के विरुद्ध एक महासंघ का गठन किया। तो ये आप याद रखिएगा गाइज, ये महासंघ क्या था, इसमें कौन से लोग थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा शामिल थे। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा इस महासंघ में शामिल थे। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बरार जो है वो इस संघ में शामिल नहीं था। ठीक है,
अहमदनगर का शासक कौन था? वो था हुसैन निजाम शाह उस समय। बीजापुर का शासक कौन था? वो था अली आदिल शाह। और गोलकुंडा का शासक था इब्राहिम शाह या कुतुब शाह। और बीजापुर का शासक कौन था? अली आदिल शाह। ठीक है, जो कि इस महासंघ का अध्यक्ष भी था। कौन? अली आदिल शाह। अब हम जानते हैं इस महासंघ ने किया क्या था। तो इसने किया था तालीकोटा का युद्ध। किससे किया था? तो विजयनगर पर आक्रमण करके। कब किया था? 1565 में हुआ था। 23 जनवरी को शुरू हुआ था और 25 जनवरी को समाप्त हो गया था। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। इसे बन्नी घाटी का युद्ध भी कहते हैं और इसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। किसी को? तालीकोटा वाले युद्ध को। ठीक है, ये इसके नाम है। धार्मिक राजनीतिक कई कारण थे इसके। दक्कन के सुल्तान समृद्ध हिंदू साम्राज्य होने की वजह से विजयनगर से घृणा करते थे। विजयनगर की बढ़ती शक्ति का दमन करने के लिए ही इन्होंने अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक महासंघ का निर्माण भी कर लिया था। तो चलिए जानते हैं कि तालीकोटा युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। बीजापुर के सुल्तान ने सदाशिव राय, जो कि उस समय सुल्तान था, सदाशिव राय को रायचूर, मुदगल और अदौनी के जीते हुए किले लौटाने को कहा। इस पर उनके जो महामंडलेश्वर, जो महामंत्री थे सदाशिव राय के, राम राय ने उन किलों को लौटाने से मना कर दिया। तब इस महासंघ ने 23 जनवरी को विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 70 वर्षीय वीर राम राय ने जमकर लोहा लिया। अंततः हुसैन निजाम शाह ने एक सैनिक टुकड़ी के माध्यम से राम राय को घेर कर मार डाला। राम राय की वीर गति के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसका परिणाम देखते हैं। बहुत ही भयंकर परिणाम थे तालीकोटा युद्ध के। विजयनगर का पतन हो जाता है यहीं से। इसे निर्ममता से 6 महीनों तक लूटा गया। विजयनगर के अधीन बिल्लोर व सिमोगा आदि ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। विजयनगर साम्राज्य की भव्य इमारतों और मंदिरों में आग लगा दी गई। पुर्तगाली यात्री आर सैबिल अपने ग्रंथ में लिखता है ए फॉरगेटन एम्पायर में कि इस युद्ध के बाद हुई मतलब वो देखता है इस युद्ध में हुई लूट का आंखों देखा वर्णन करता है। वो लिखता है कि संसार के इतिहास में इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार से सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का किया गया है। फिर युद्ध के बाद सदाशिव ने अपनी राजधानी विजयनगर से हटा करके वेणुगोंडा को बनाई। ठीक है, स्थानांतरित कर दी। 1570 में सदाशिव को मारकर तिरुमल ने अरावीडु वंश की नींव डाली थी। किस पर? विजयनगर साम्राज्य पर। तो अब हम जानते हैं अरावीडु वंश के बारे में। अरावीडु वंश का समय कितना होता है? 1570 से लेकर 1649 ईस्वी। अरावीडु वंश का संस्थापक होता है तिरुमल राय। 1582 तक शासन करता है। इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो रंग द्वितीय होता है। 1582 से लेकर 1586 तक इसका समय होता है। रंग द्वितीय के बाद शासन संभालता है वेंकट द्वितीय। 1586 से लेकर 1614 तक ये शासन करता है। वेंकट द्वितीय ने अपनी राजधानी वेणुगोंडा से स्थानांतरित करके चंद्रगिरी को बनाया था। ठीक है, चंद्रगिरी जो थी ये विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की कई राजधानियां थी, याद रखिएगा। सबसे पहले हमने हम्पी पढ़ी थी, फिर वेणुगोंडा या पेनुगोंडा भी मिलती है और चंद्रगिरी भी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ठीक है, अरावीडु वंश के शासक वेंकट द्वितीय के समय में, इसी के शासनकाल में वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की विशिष्टता थी आयंगार और नायंगार व्यवस्था। ठीक है, संपूर्ण राज्य का विभाजन जो है वो मंडलों में किया गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को मंडल कहा जाता था। मंडल का विभाजन वलनाडु में किया गया था। वलनाडु जिले को कहते थे और वलनाडु का विभाजन नाडु में किया गया था और नाडु जो है वो उर में बटे होते थे। उर यानी कि ग्राम। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वो ग्राम थी।
विजयनगर प्रशासन की विशिष्टता नायंगार व्यवस्था थी। नायंगार व्यवस्था में क्या होता था कि इसमें सैनिक सेवा के बदले अमर नायकों को भूमि दी जाती थी। ठीक है। दूसरी है आयंगार व्यवस्था। आयंगार व्यवस्था जो है वो ये विजयनगर के ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी, जिसमें 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथ में वास्तविक शक्तियां होती थीं, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगार कहा जाता था। ये जो आयंगार होते थे ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद कैसा होता था? अनुवांशिक होता था। ये इसको बेच भी सकते थे। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती है ना दान में दी जा सकती थी। ठीक है। करड़िक नामक जो आयंगार होता था, इसके पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो लगान था। ठीक है। क्या था? लगान। लगान कितना होता था? उपज का 1/6 भाग होता था। विवाह कर भी लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में वर और वधू दोनों से लिया जाता था। हालांकि विधवा से विवाह करने पर विवाह कर नहीं लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। रक्त कोड़गय क्या है? तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जो मृत सैनिक होते थे उनके परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसी को रक्त कोड़गय कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का जो सैन्य विभाग है ये कदाचार कहलाता था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का जो उच्च अधिकारी है वो दंडनायक या सेनापति होता था। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण शैली का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर होते थे उनमें कल्याण मंडप बनता था। ठीक है। विजयनगर की जो मुद्रा है वो पेगोडा कहलाती थी, जबकि जब बहमनी के बारे में बात करेंगे तो बहमनी की जो मुद्रा है वो हूड़ कहलाती है। ठीक है। अब जानते हैं कुट्टगी क्या होता है। तो ब्राह्मण या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, ये अपनी जो जगह होती थी, जो अपनी ज़मीन होती थी, किसानों को पट्टे पर दे देते थे, तो उसी भूमि को, उसी ज़मीन को कुट्टगी कहा जाता था। ठीक है। तो ये था विजयनगर साम्राज्य। आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी होंगी या अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।